प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की जो हमारी क्लास है उसमें जो हमारा विषय रहेगा वो है काव्य पे। अब हम भारतीय जो काव्य शास्त्र है हमारा उस पर परिचर्चा करेंगे और भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु से क्या तात्पर्य है, यानी जो हमारी काव्य रचना होती है उसमें हेतु जो हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो यहाँ हम जो हैं आज काव्य हेतु जो होते हैं उन पर परिचर्चा करेंगे। तो काव्य हेतु से अभिप्राय होता है कि वे तत्व जो काव्य रचना के मूल कारण होते हैं। हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। यानी किसी भी काव्य रचना को लिखते समय जो मूल कारण होते हैं वे क्या होते हैं, उन पर आज हम परिचर्चा करेंगे। ये जो मूल कारण होते हैं इनको निमित्त कारण भी कहते हैं। अतः जो हमारे काव्य हेतु है उसका संबंध निमित्त कारणों से होता है। अब ये निमित्त कारण क्या होते हैं? अर्थात जो काव्य रचना करने में, काव्य रचना का निर्माण करने में जो कारण प्रमुख होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं निमित्त कारण। ठीक है, तो इन निमित्त, ये जो निमित्त कारण है, तो काव्य रचना करने में जो निमित्त कारण होते हैं ये वे कारण हैं जिनके बिना काव्य रचना नहीं हो सकती। ठीक है, और इन कारणों के होने पर काव्य रचना सफल कही जाती है। संक्षिप्त में हम ये भी कह सकते हैं कि काव्य हेतु काव्य रचना के मूल अथवा आवश्यक कारण होते हैं। यदि किसी कवि में ये मूल कारण होते हैं तो निश्चित रूप से वो रचना सफल मानी जाती है और वह सफलता को प्राप्त भी करती है। तो ये मूल कारण क्या है? विशेष रूप से हमारे ये है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है, तो काव्य के जो हेतु हैं, काव्य के जो कारण हैं, मूल कारण, वो कौन कौन से बताए हमने आपको? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है, तो जो काव्य रचना है, जब किसी भी काव्य रचना में ये तीनों हेतु होते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारी काव्य रचना जो होती है वो श्रेष्ठ मानी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती रहती हैं। ठीक है, कुछ घटनाओं से तो वह बहुत अधिक प्रभावित होता है और कुछ से नहीं होता। लेकिन यदि वह किसी घटना से संबंधित अनुभूति का वर्णन साधारण शब्दावली में करेगा तो वह वार्ता बन जाएगी, यानी वार्ता कहलाएगी वो। ठीक है, यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसी अनहोनी घटनाएं घटती रहती हैं या दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिनको हम देखते हैं, उनसे हम प्रभावित होते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन पर बहुत ही अमिट छाप छोड़ती हैं। ठीक है, तो उन घटनाओं से हम प्रभावित होकर जब उन घटनाओं का साधारण शैली में, ठीक है, साधारण शैली में जब हम उनका वर्णन करते हैं, जैसी घटना है वैसा का वैसा साधारण शैली में जब हमने वर्णन किया तो वो केवल वार्ता कहलाएगी। यानी हमने उस घटना को बिल्कुल वैसे के वैसे किसी के सामने प्रस्तुत कर दिया या बतला दिया उसको, तो वो केवल वार्ता कहलाएगी, यानी बातचीत। ठीक है, लेकिन जब हम उसमें कल्पना को मिश्रित कर देते हैं और असाधारण शैली में अभिव्यक्त करते हैं तो वह काव्य बन जाती है। तो काव्य रचना प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके द्वारा हो सकती है। जो काव्य रचना केवल उसी व्यक्ति के द्वारा हो सकती है जो विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा से युक्त होता है। अब काव्य रचना में जो प्रतिभा है वही सबसे सर्वश्रेष्ठ भी बताई गई है कि काव्य रचना में जो है वो प्रतिभा का विशेष स्थान होता है। यहाँ पर इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिभा काव्य का मूल एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हेतु माना गया है। ठीक है, प्रतिभा जब सबसे महत्वपूर्ण है तो काव्य हेतुओं के बारे में हम विभिन्न विद्वानों के मत जानने का प्रयत्न करेंगे। तो हमने आपको क्या बताया कि काव्य जो होता है, काव्य के जो हेतु होते हैं वो कारण ही होते हैं, और वो कौन से कारण होते हैं जिनके होने से रचना सफल कहलाती है। और वो 3 कारण बताए हमने, 3 हेतु बताए आपको कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है, अब कोई साधारण शैली में जब हमने किसी घटना का वर्णन किया तो वो क्या कहलाती है? केवल वार्ता। लेकिन जब उस घटना में हमने कल्पना को मिश्रित करके और उसका असाधारण शैली में जब हम वर्णन करते हैं तो निश्चित रूप से वो घटना जो है वो काव्य बन जाती है।
और काव्य हेतुओं की जो संख्या है वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि काव्य हेतु जो हैं वो विभिन्न विद्वानों ने की जब हम चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से निष्कर्ष पर हम यही पहुँचेंगे लास्ट में कि 3 काव्य के मुख्य हेतु या कारण माने गए हैं। तो आइए देखते हैं कि काव्य के विभिन्न विद्वानों के द्वारा काव्य के कौन कौन से हेतु स्वीकार किए गए। तो काव्य हेतु की संख्या पर थोड़ी सी परिचर्चा करेंगे कि अनेक भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य हेतुओं का परिचर्चा की है, उनका निरूपण किया है। भारतीय आचार्यों में दंडी, वामन, रुद्रट, कुंतक, मम्मट आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है। इन आचार्यों ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को कवि कर्म के लिए आवश्यक तत्व माना है। कवि कर्म अर्थात कवि जब कविता लिखने का अपना कार्य करता है तो उसमें ये तीनों तत्व प्रमुख माने गए हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे संस्कृत के जो आचार्य हैं उनके द्वारा जो 3 काव्य के हेतु माने गए हैं उनमें आचार्य दंडी जो हैं उन्होंने काव्य के 3 हेतु माने। ठीक है, सबसे पहले हम संस्कृत के आचार्यों के मत जो हैं उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आचार्य दंडी ने काव्य के 3 हेतु माने हैं और उन्होंने कहा नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुत च बहु निर्मलम। ठीक है, आमंद अभियोग योगस्य कारणम काव्य संपद है। काव्य दर्श में उन्होंने दंडी द्वारा रचित जो काव्य दर्श उनका ग्रंथ है उसमें उन्होंने ऐसा लिखा है। अर्थात नैसर्गिकी का अर्थ होता है स्वाभाविक। ठीक है, स्वाभाविक रूप से कि स्वाभाविक क्या बता दी उन्होंने कि प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान की प्रतिभा होनी चाहिए और बहुत ही पवित्र और निर्मल शास्त्रों का ज्ञान। और आमंद अभियोग से यहाँ तात्पर्य क्या है, अर्थात अभ्यास। ठीक है, काव्य रूपी संपत्ति के कारण हैं। क्या क्या बताया, नैसर्गिक में क्या बताया उन्होंने कि स्वाभाविक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अभ्यास काव्य रूपी संपदा के कारण हैं। ठीक है, इसी प्रकार तो हमने यहाँ पे देखा कि 3 प्रतिभाएं उन्होंने बताई, प्रतिभा, ठीक है, और व्युत्पत्ति की जगह उन्होंने क्या बताया, शास्त्र ज्ञान, और तीसरा उन्होंने क्या बताया, अभ्यास। ठीक है, और सेकंड में हम देखते हैं कि आचार्य रुद्रट और कुंतक ने भी इनकी संख्या 3 ही बताई है और इन्होंने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास बताया है। प्रतिभा को शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो शक्ति यानी प्रतिभा की जगह उन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग किया, शक्ति का। और आचार्य वामन ने भी 3 प्रकार के काव्य हेतु माने हैं। चाहे थोड़ा बहुत इनके नाम में भले ही थोड़ा सा अंतर है लेकिन इन सबके कहने का तात्पर्य एक ही रहा है, लोक माने लोक व्यवहार का ज्ञान। ठीक है, और विद्या का ज्ञान क्या था कि विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान। ठीक है, ऊपर भी यही बताया गया है कि शास्त्र ज्ञान और प्रतिभा निर्मल। तो लोक, पहला इन्होंने क्या बताया, लोक, तो लोक का मतलब लोक व्यवहार का ज्ञान होना। विद्या का मतलब इन्होंने विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान होना। और प्रकीर्ण, एक तीसरा जो इन्होंने बताया वो है प्रकीर्ण। तो प्रकीर्ण के अंतर्गत इन्होंने 6 हेतुओं को स्वीकार किया है। अब प्रकीर्ण के अंतर्गत काव्य रचना करते समय 6 हेतु कौन से होने चाहिए ये हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे। इन्होंने बताया लक्षतव यानी काव्यों का अनुशीलन, अर्थात अन्य कवियों की रचनाओं का अनुशीलन करना या उनसे ज्ञान ग्रहण करना, कि कवि जो है उसको दूसरी जो काव्य रचनाएं हैं कवियों की उनका भी अनुशीलन करना चाहिए। उसके बाद है अभियोग, जैसे कि ऊपर भी इन्होंने बताया अभियोग। तो अभियोग से उनका तात्पर्य था अभ्यास से। ठीक है, कि काव्य रचना का क्या करना है, उन्होंने अभ्यास अर्थात काव्य रचना का प्रयत्न करना है। उसके बाद है वृद्ध सेवा यानी गुरुजनों के द्वारा दिए गए ज्ञान का अनुशीलन करना है। और अवेक्षण का मतलब इन्होंने बताया कि काव्य रचना करते समय उचित शब्दों का चयन और अनुचित शब्दों का हमें त्याग कर देना चाहिए, ये भी आवश्यक है। प्रतिमान का अर्थ यहाँ प्रतिभा से ही लिया गया है, अर्थात और प्रतिभा क्या है, ईश्वर द्वारा हमें जो योग्यता प्रदान की गई है, जिसको हम कह देते हैं कि ये तो योग्यता जो है इसकी जन्मजात है बच्चे की, यानी ये बच्चा तो गॉड गिफ्टेड है। तो वो जो प्रतिभा की हम चर्चा करते हैं
वो निश्चित रूप से उसी प्रतिभा की ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो योग्यता है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। अवधान और चित्त की क्या होनी चाहिए, एकाग्रता। यानी यदि हमारा चित्त एकाग्र नहीं है तो निश्चित रूप से हम एक सफल काव्य रचना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इन्होंने तीन काव्य के हेतु बताए, लेकिन उन 3 काव्य के हेतुओं की थोड़ी सी विस्तृत चर्चा इन्होंने की। आचार्य मम्मट ने शक्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को काव्य हेतु माना। शक्ति मतलब प्रतिभा ही है, ठीक है, और व्युत्पत्ति और अभ्यास को। तो इन्होंने क्या कहा कि शक्ति निपुणता, लोक शास्त्र और काव्य, ठीक है। और काव्य में इन्होंने साथ में ये भी ले लिया कि शिक्षा, अभ्यास है इति। और इनका जो काव्य प्रकाश है उसमें इन्होंने ये बताई बात वही है कि इन्होंने क्या कहा कि शक्ति और लोक शास्त्र का ज्ञान, काव्य मर्मज्ञों से प्राप्ति शिक्षा और उसका अभ्यास आदि काव्य के उद्भव के मूल हेतु हैं। मम्मट ने यद्यपि प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है, लेकिन वे तीनों को, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को समन्वित रूप से काव्य का हेतु स्वीकार करते हैं। लेकिन वे ये भी मानते हैं कि प्रतिभा के अभाव में काव्य रचना संभव नहीं है, इसलिए इन तीनों का जो है वो उचित रूप से अगर इनका वर्णन किया जाए तो निश्चित रूप से, अगर वो कहते हैं कि यदि प्रतिभा तो ज़रूरी है किसी भी कवि के लिए, यदि उसके अंदर प्रतिभा नहीं है तो वो काव्य रचना नहीं कर सकता। और कहता है यदि प्रतिभा के अभाव में वह काव्य रचना करता है तो ऐसी जो रचना होगी वो हास्यास्पद बन जाएगी, यानी उसमें वो गुण विद्यमान नहीं होंगे जो एक काव्य रचना में होने चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो आचार्य हेमचंद्र हैं उनके अनुसार कि प्रतिभा को काव्य का मूल हेतु माना है और उसे स्वीकार किया है निर्विवाद रूप से, और व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा का ही परिष्कारक है। यानी इन्होंने भी क्या बताया, हेमचंद्र जो हैं आचार्य, उन्होंने भी यही बताया कि प्रतिभा जो है वो काव्य का मूल कारण है। यानी व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके साथ हैं तो और भी अच्छी बात हो जाती है कि वह काव्य रचना और भी अधिक सफल होती है। लेकिन कहता है कि प्रतिभा तो व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक जरूरी है। यदि किसी कवि के अंदर प्रतिभा नहीं है और व्युत्पत्ति और अभ्यास है तो वह श्रेष्ठ रचना नहीं कर सकता। वाग्भट द्वितीय के अनुसार कि प्रतिभा को काव्य का मूल हेतु स्वीकार किया है इन्होंने भी, ठीक है। आचार्य जयदेव के अनुसार कि जिस प्रकार उत्पत्ति का मूल हेतु बीज है, कहता है जैसे कि किसी भी उत्पत्ति, पेड़ पौधे की उत्पत्ति होती है तो उसका मूल जो हेतु है वो बीज होता है, और कहता है खाद और पानी जो होते हैं वो उसके विकास के हेतु होते हैं, ठीक है, मूल कारण नहीं होते, उसके मूल विकास के हेतु होते हैं वो, यानी उस बीज को विकसित करने में उसकी मदद करते हैं खाद और पानी। कहता है बिल्कुल उसी प्रकार से सृष्टि का मूल हेतु तो प्रतिभा ही है, और व्युत्पत्ति और अभ्यास जो हैं वो उसके खाद और पानी की तरह जो है खाद और पानी की तरह ही जो है उसके सहायक हैं, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आचार्य जगन्नाथ के अनुसार कि प्रतिभा को ही काव्य का मूल हेतु माना है, ठीक है। साथ ही उन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा के कारण माने हैं कि उनके साथ यदि मिलकर ये काव्य रचना होती है, व्युत्पत्ति और अभ्यास भी उसके साथ मिल जाता है तो निश्चित रूप से वह रचना और भी अधिक श्रेष्ठ हो जाती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हमने देखा कि जो काव्य के हेतु हैं निर्विवाद रूप से सभी विद्वानों ने काव्य के 3 हेतु स्वीकार किए हैं, और 3 हेतु जो हमारे सामने निकल कर आए हैं वो है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ठीक है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि प्रतिभा या शक्ति क्या है, ठीक है। एक एक करके हम सबको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिभा को जैसे कि जन्मजात भी बताया गया है, ठीक है। तो भामा से लेकर पंडित जगन्नाथ तक सभी जो प्रमुख आचार्य हैं उन्होंने प्रतिभा के लक्षण को प्रस्तुत किया, इसे अनिवार्य और सर्वोत्तम उत्कृष्ट, ठीक है, सबसे उत्कृष्ट रूप में काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। भामा ने सर्वप्रथम प्रतिभा का लक्षण देते हुए काव्य रचना में उसकी अनिवार्यता को घोषित किया है, और उन्होंने ये भी कहा कि गुरु उपदेश जो होता है, और कि गुरु का उपदेश जो होता है वो
शास्त्र का जो ज्ञान गुरु उसको देता है तो उससे कहता है कि जड़ बुद्धि जो होता है वो भी स्वाभाविक रूप से ज्ञान ग्रहण कर लेता है, परंतु कहता है काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अपेक्षित होती है। ठीक है, कि गुरु के उपदेश के द्वारा तो जड़ बुद्धि के लिए भी संभव तो हो जाती है, लेकिन कहता है कि प्रतिभा के बिना वह संपन्न नहीं होती है। रुद्रट ने प्रतिभा को दो रूप में देखा है। अब प्रतिभा के भी दो रूप बता दिए उन्होंने, सहजा और उत्पादा। सहज प्रतिक्रिया होती है वो जन्मजात होती है, और उत्पादा जो होती है वो श्रमजात होती है। श्रमजात माने बहुत अधिक परिश्रम करके यदि हम उसे कुछ अपने में बदलाव करके उस योग्यता को अपने अंदर समाहित करने का हम प्रयत्न करते हैं, उसमें अपने आप में उसका निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं, तो काव्य का मूल हेतु क्या माना है उन्होंने? सहजा। सहजा जो प्रतिभा है उसको उन्होंने काव्य का मूल हेतु स्वीकार किया है। यानी जो एक जन्मजात, जो गॉड गिफ्टेड, जो जिसको हम कह देते हैं कि जन्मजात जो प्रक्रिया होती है, प्रतिभा होती है, कहता है कि उसी को ही इन्होंने काव्य का मूल हेतु स्वीकार किया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भट्टोत ने नए नए अर्थों में स्वतः उद्घाटन करने वाली प्रज्ञा को प्रतिभा की संज्ञा से अभिहित किया है। तो इन्होंने प्रज्ञा को क्या माना है? प्रतिभा को प्रज्ञा। ठीक है, प्रज्ञा को प्रतिभा की संज्ञा से अभिहित किया है। वो क्या कहते हैं? प्रज्ञा नवे नवो उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। उन्होंने अपने साहित्य दर्पण में, भट्टोत ने अपने साहित्य दर्पण में इस प्रकार की प्रतिभा को प्रज्ञा की संज्ञा से अभिहित किया। और हम देखते हैं कि आचार्य मम्मट ने अपने मत दिया कि कवित्व निर्माण में बीज रूप विशिष्ट संस्कार ही शक्ति है। ठीक है, कि शक्ति कवित्व बीजस्य संस्कार विशेष है। काव्य प्रकाश में उन्होंने ये लिखा है। तो इस प्रकार से जो भी हम ये पंक्तियाँ आपको बता रहे हैं, निश्चित रूप से ये पूछी भी जा सकती है नेट के एग्ज़ाम में भी, कि जैसे मान लीजिए कि शक्ति कवित्व बीजस्य संस्कार विशेष है, तो ये पंक्ति जो है ये प्रतिभा के लिए किस कवि के द्वारा दी गई? आचार्य मम्मट के द्वारा। और कौन सी पुस्तक में ये निहित है या किस पुस्तक से ली गई है? तो काव्य प्रकाश से। तो ये चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं, इनमें बहुत सारे आपके नेट और जेआरएफ के क्वेश्चन भी हो जाते हैं कंप्लीट। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सहजा और उत्पादा प्रतिभा के दो रूप जो है वो किस आचार्य ने बताए हैं? तो रुद्रट ने प्रतिभा के दो रूप बताए हैं, सहजा और उत्पादा। ठीक है, सहजा प्रक्रिया क्या है? जन्मजात, और उत्पादा क्या है? श्रमजात। ठीक है, तो काव्य का मूल जो है वो कौन सी प्रतिभा को माना गया? सहजा प्रतिभा को। तो इस प्रकार से देखिए कि हमने 4 लाइनें आपको पढ़ाई और 4 लाइनों में ही 4 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, जो कि नेट और जेआरएफ के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ये उपयोगी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से, और परीक्षा की दृष्टि से भी आपसे वेरी शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं, तो वो इसी प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं अपना कि आचार्य हेमचंद्र ने व्युत्पत्ति और अभ्यास परिष्कृत प्रतिभा को प्रमुख हेतु मानते हैं। तो प्रतिभा को ही इन्होंने भी प्रमुख माना है। तो प्रतिभासस्य हेतु व्युत्पत्तिस्य अभ्यासस्य संस्कार्या। ठीक है, तो इन्होंने भी इसको प्रतिभा को ही सर्वश्रेष्ठ माना। जयदेव पीयूष वर्ष ने एक उदाहरण के द्वारा इसका स्पष्टीकरण करते हुए इसका अनुमोदन किया कि जिस प्रकार से, एक उदाहरण दिया है उन्होंने प्रकृति का, कि जिस प्रकार से लता उत्पत्ति का हेतु मिट्टी और जल से युक्त बीज हैं। ठीक है, लता कब बनती है? जब बीज मिट्टी में डाला जाता है, उसे पानी दिया जाता है, तो वह किसके रूप में? लता के रूप में प्रस्फुटित होती है। कहता है बिल्कुल इसी प्रकार से एक कविता कैसे जन्म लेती है एक लता की तरह, कि जब प्रतिभा होती है और उसके साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास मिल जाता है, तो कहता है कि एक लता के रूप में बेहतरीन कविता का जन्म होता है। तो इस प्रकार का उदाहरण जयदेव पीयूष ने अपना दिया, जो प्रतिभा की महत्ता को समझाने के लिए। इस प्रकार प्रतिभा काव्य का मूल प्रेरक शक्ति मान ली गई। जब कवि के अंतःकरण में प्रेरणा का सहज स्फुरण होता है,
तब वह प्रतिभा जन्य कल्पना के जिन सुरमय भावों की सृष्टि करता है वह सहृदय। सहृदय कौन होता है? पाठक, श्रोता, ठीक है, प्रमाता, बहुत सारे नाम हैं इसके। सहृदय सहृदय जो होता है, पाठक जो होता है, उसके अंतःकरण में, ठीक है, तो प्रतिभा के द्वारा ही यह सब कुछ संभव हो सकता है। भावों की सृष्टि करता है, सुरमय भावों की सृष्टि करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारे काव्य रचना में जो सबसे प्रमुख हेतु है वो कौन सा है? प्रतिभा। और आधुनिक जो हिंदी के विद्वान हैं उनमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र आदि ने भी प्रतिभा को महत्व दिया है। आधुनिक कवियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर का नाम ले सकते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा आदि ने भी काव्य रचना में प्रतिभा को ही महत्व दिया है। तो प्रतिभा हमारी समझ में आई कि जो कि एक जन्मजात गुण हमारे अंदर होता है, ठीक है। तो ऐसी जो प्रतिभा व्यक्ति के अंदर होती है कि कोई हमें समझा नहीं रहा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कहने की आवश्यकता नहीं होती कि आपको पढ़ना है, उनका खुद का एम होता है कि उनको पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसी जो प्रतिभाएं होती हैं वो गॉड गिफ्टेड होती हैं, जो जन्मजात होती हैं, जो एक सहज प्रक्रिया, सहज प्रतिभा जिसको हम कह सकते हैं। और अगली चलते हम व्युत्पत्ति। अब व्युत्पत्ति को बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये व्युत्पत्ति क्या होती है, व्युत्पत्ति से आप क्या समझते हैं, कैसे। देखिए, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति दो शब्द होते हैं, मान लीजिए। तो उत्पत्ति क्या है? उत्पत्ति एक बीज रूप में है, मान लीजिए आप, ठीक है। यानी उत्पत्ति जो होती है वो स्वतंत्र होती है। किसी भी शब्द की उत्पत्ति हुई प्रारंभ में तो वो स्वतंत्र रूप से हुई, लेकिन व्युत्पत्ति कैसे हुई उसकी ये समझना ज़रूरी है। मान लीजिए कि एक शब्द है हमारे पास करुणा, ठीक है। करुणा शब्द जो है वो स्वतंत्र शब्द है और करुणा शब्द जो है वो उत्पत्ति है उसकी, ठीक है। करुणा जो है वो उत्पत्ति शब्द है, लेकिन जैसे ही करुणा के पीछे हमने जनक लगाया, ठीक है, करुणा के पीछे हमने क्या लगाया? जनक, तो वो क्या बन गया? करुणाजनक, ठीक है। तो ये करुणाजनक जो है ये व्युत्पत्ति हो गई उसकी। व्युत्पत्ति से समझे आप, जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है साइकिल, साइकिल, ठीक है, साइकिल, और उस साइकिल के पीछे आगे, साइकिल के आगे यदि हमने बाई शब्द लगा दिया, बाइस्कल, ठीक है, बाइस्किल, बाइस्कल, तो इस प्रकार से साइकिल जो शब्द था वो तो उत्पत्ति शब्द था, लेकिन जैसे ही हमने उसके आगे बाई लगाया तो वो शब्द क्या बन गया? बाइस्कल। इस प्रकार से बाइस्कल जो शब्द है वो व्युत्पत्ति शब्द है। समझ आया आपको? तो यहाँ काव्य रचना में क्या है कि साधारण शब्दों में जब हम किसी प्रारंभ में, जैसे हमने आपको बताया था कि साधारण शब्दों में जब हम किसी घटना का, ठीक है, वर्णन करते हैं तो वह वार्ता कहलाती है, लेकिन जब कल्पना को समाहित करके उसमें असाधारण शैली में जब हम उस घटना का वर्णन करते हैं तो वो क्या कहलाती है? काव्य। तो इस प्रकार से व्युत्पत्ति जो होती है वो एक तरह से किसी भी शब्द को तरोड़ मरोड़ कर, यानी अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा जब उसमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, उसको निपुणता दी जाती है एक प्रकार से। तो शायद आप समझ गए होंगे कि व्युत्पत्ति का क्या अर्थ है। यानी व्युत्पत्ति शब्द जो है निपुणता के लिए लिया गया है कि उस शब्द को कैसे उसमें बदलाव करके, कल्पना शक्ति के द्वारा उसमें बदलाव करके और कैसे उसको मर्मस्पर्शी बनाया जा सकता है, परिष्कृत शब्द बनाया जा सकता है, प्रखर शब्द बनाया जा सकता है, चमत्कृत, शक्ति संपन्न, ठीक है, और सारग्रही जो हो उठता है। समझ आया आपको? तो देखिए कि व्युत्पत्ति जो है वो एक निपुणता के लिए लिया जाता है। ये शब्द व्युत्पत्ति का नाम जो है शक्ति अथवा प्रतिभा के उपकारक के रूप में लिया जा सकता है। व्युत्पत्ति में प्रतिभा, परिष्कृत, प्रखर, चमत्कृत, जो अभी मैंने आपको शब्द बताए, इस प्रकार से ये उन शब्दों को निखारने में, चमत्कृत रूप देने में, मर्मस्पर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
परंतु इसमें प्रतिभा के अभाव की पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन यदि हम ये कह सकें कि व्युत्पत्ति है तो प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है, कहता है नहीं, प्रतिभा के बिना व्युत्पत्ति का वजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि काव्य को मर्मज्ञ एवं शास्त्रज्ञ तथा लोक व्यवहार व्यक्ति कविता करने में क्षमता तो रखते हैं, लेकिन आचार्य हेमचंद्र की धारणा निसंदेह मान्य है, जिसके अनुसार व्युत्पत्ति द्वारा पूर्व विद्वान प्रतिभा जो है उसका संस्कार होता है, परंतु उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। कहता है व्युत्पत्ति अपनी जगह है, लेकिन प्रतिभा के बिना व्युत्पत्ति से अकेली हम काव्य रचना करना चाहें तो ये संभव नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं अभ्यास को। ठीक है, देखिए व्युत्पत्ति सबसे पहले तो प्रतिभा आवश्यक है, दूसरे नंबर पे व्युत्पत्ति भी अगर है तो काव्य रचना और भी अच्छी हो सकती है, और यदि अभ्यास है तो उसमें और भी सुधार हो सकता है। लेकिन अभ्यास कोई विशेष जरूरी भी नहीं है यदि हमारे अंदर प्रतिभा है। तो देखिए आचार्य राजशेखर ने अभ्यास पर परिचर्चा कर रहे हैं अब हम, कि आचार्य राजशेखर के कथन के अनुसार कि आचार्य मंगल ने अभ्यास को काव्य का प्रमुख हेतु स्वीकार किया है कि अभ्यास इतः मंगल है। काव्य मीमांसा के पृष्ठ 26 में ऐसा वर्णित है। तो यहाँ हम देखते हैं कि काव्य प्रतिभा जो है वो काव्य का अनिवार्य हेतु है ही है, लेकिन अभ्यास जो है वो आवश्यक हेतु नहीं है। बल्कि हम देखते हैं कि संसार में ऐसे बहुत सारे कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रथम रचना से ही या फिर हम यूँ कहें कि एक श्लोक के माध्यम से भी उन्होंने या एक ही रचना के माध्यम से उन्होंने संसार में उसको अमर कृति बना दिया। उदाहरण के लिए हम महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण दे सकते हैं, जिन्होंने जैसे मानिषाद प्रतिष्ठा, यह श्लोक जो है ये इस तथ्य का प्रमाण है कि कितने प्रसिद्ध हुए थे महर्षि वाल्मीकि। तो और महर्षि वाल्मीकि ने कोई अभ्यास भी नहीं किया था। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ने कोई बहुत अधिक हम यूँ कही कि उनके अंदर निपुणता थी, वो भी संभव नहीं थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर वो प्रतिभा थी, और जिस दिन उन्होंने उस प्रतिभा को पहचाना निश्चित रूप से वो एक श्रेष्ठ कवि बने। तो वस्तुतः काव्य रचना में सतत अभ्यास द्वारा कुशल कवि विषय के अनुकूल, कहता है कि यदि मान लीजिए प्रतिभा है, व्युत्पत्ति भी है, और कहता है कि अभ्यास भी यदि वह करता है तो निश्चित रूप से वह कुशल कवि जो है विषय के अनुकूल शब्द, भाव, छंद, अलंकार आदि की रचना करने में समर्थ हो सकता है। जैसे कि हम इसमें उदाहरण दे सकते हैं निराला रचित राम की शक्ति पूजा, पंत की नौका विहार एवं परिवर्तन आदि कविताओं में यह बात देखी जा सकती है। तो प्रतिभा के परिष्कार के लिए इस तत्व की स्वीकृति नितांत अपेक्षित है। तो अब हमने तीनों को जाना कि प्रतिभा क्या है, ठीक है, व्युत्पत्ति क्या है और अभ्यास क्या है। हालांकि कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, लेकिन ये है बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान तो बन सकता है, लेकिन वो कहता है कि यदि उसके अंदर प्रतिभा नहीं है तो वह उतनी तन्मयता से, मन की एकाग्रता से उसका बार बार अभ्यास भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रतिभा की महत्ता अति आवश्यक है। तो अब जो हमने ये सारा पढ़ चुके हैं, तो हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमारी काव्य रचना में जो काव्य हेतु हैं उनमें प्रमुख क्या है, और तीनों काव्य हेतु जो हैं हमारे तीनों ही प्रमुख हैं वैसे तो, लेकिन प्रतिभा के बिना हम काव्य रचना की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह रचना उतनी सफल नहीं हो सकती। तो उपयुक्त विभिन्न विद्वानों के मतों का विश्लेषण करने के उपरांत हम कह सकते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य के मूल हेतु हैं। इन तीनों के समन्वित रूप से ही सुंदर काव्य की सृष्टि हो सकती है। यही कारण है कि सभी आचार्यों ने तीनों का ही किसी न किसी रूप में उल्लेख किया है। एक सफल कवि के लिए तीनों आवश्यक हैं, और सार रूप में हम कह सकते हैं कि अर्थात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये 6-7 हमने निष्कर्ष निकाले हैं जितना भी ऊपर पढ़ाया है उसका, कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ठीक है, तीनों ही काव्य के क्या हैं, पृथक पृथक कारक।
कारण हैं। ठीक है, तीनों मिलकर ही उत्तम काव्य का निर्माण करते हैं। दूसरी बात ये है। तीसरी बात हमारी ये है कि प्रतिभा काव्य का अनिवार्य कारण है, उसके बिना काव्य रचना नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे प्रमुख क्या हुआ? प्रतिभा, कि प्रतिभा ही एकमात्र कारण है, शेष दोनों प्रतिभा के कारण है, कि प्रतिभा ही क्या है? अनिवार्य कारण है। और दोनों जो बताई, दोनों कौन सी? व्युत्पत्ति और अभ्यास, कहता है वे प्रतिभा के ही कारण हैं। प्रतिभा के कारण ही उन पर हम परिचर्चा कर सकते हैं। अगर प्रतिभा ही नहीं है तो हम उन पर भी एकाग्रता से कार्य नहीं कर सकते। ना तो हम किसी चीज़ की व्युत्पत्ति कर सकते हैं और ना ही हम बार बार अभ्यास कर सकते हैं। तो ये दोनों जो कारण हैं ये किसके कारण ही बताए? प्रतिभा के कारण ही बताए हैं। अब है कि कवि ने कार्यत्री प्रतिभा की प्रतिभा अपेक्षित है, भावित्री नहीं। प्रतिभा को यहाँ कार्यत्री और भावित्री भी बताया है कि प्रतिभा की कमी का दोष जो है वो छिपाया नहीं छिपता, जबकि व्युत्पत्ति का अभाव का दोष छिपाया जा सकता है। यदि मात्र प्रतिभा के आधार पर ही कवि काव्य रचना कर रहा है, जैसा कि महर्षि वाल्मीकि ने की, व्युत्पत्ति अगर उसमें नहीं है तो कहता है कि व्युत्पत्ति का दोष तो छुपाया जा सकता है, लेकिन यदि प्रतिभा नहीं है तो उसका दोष नहीं छुपाया जा सकता। अतः प्रतिभा ही काव्य का मुख्य कारण है, शेष व्युत्पत्ति और अभ्यास गौण कारण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको काव्य के हेतु अर्थात काव्य रचना को लिखने के लिए एक कवि में क्या कुछ होना जरूरी है, ठीक है, कौन से वो कारण होने जरूरी हैं जिसके माध्यम से कि वो एक सफल कवि बनता है, इस पर आज हमने परिचर्चा की। मैंने बहुत डिटेल से आपको ये बताने का प्रयत्न किया है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्द ही भारतीय काव्य शास्त्र की एक अगले मज़ेदार टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय और पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है वो बहुत ही आसान है। यदि आप उसको थोड़ा सा अपनी प्रतिभा का प्रयोग करते हुए विद्यार्थी जो हैं उसे समझने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे से वो समझ आ जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की हमारी जो ये वीडियो है ये यही समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।